जो कोई नहीं कर सका इसको टोक्यो भी नहीं कर पाया, लाइफ एंड वाइफ. Good. Now we come to the much awaited session today. We have with us Mr. Ashneer Grover, the Business Insights. Mr. Grover, former MD and CEO, founder Bharat Pay. I will request Mr. Ashish Pandey to escort Mr. Ashneer Grover please on the stage for the session. Must have been seeing my face again and again on the stage. Your silence means acceptability. Anyways, Ashneer ji is with us. He is going to talk on the business insights. He has made a big name in startups. Ashneer ji, we would like you to share some insights as to how you have become such an important personality and how your experience, which we would like you to share, is going to benefit the automobile dealer fraternity of Bhopal and MP as a state. Over to you, Ashneer ji. आवाज आ रही पीछे? इतनी अंग्रेजी बोलते हैं ना हिंदुस्तान में, मतलब ऋषि सुनक भी निकल लिया कि भाई मैं वहीं का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ, इतनी अंग्रेजी बुलवानी है तो. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मेरे लिए सेकेंड टाइम मैं भोपाल में. लास्ट टाइम भी इंसिडेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक सेशन के लिए आया था मैं. एंड मेरी जर्नी भोपाल में बस एयरपोर्ट से जहानुमा और जहानुमा से एयरपोर्ट है, राइट. सो दैट इज माय व्यू ऑफ भोपाल, व्हिच इज अ वेरी गुड व्यू एक्चुअली. आई थिंक बट देयर इज मोर टू द सिटी. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का सेशन था तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया. मेरे को थोड़ा गाड़ियों से प्यार ज़्यादा है. एंड मेरे को लगा ठीक है एक बार ही चलते हैं यार, आप लोगों से बातें करते हैं. तो वेरी हैप्पी टू बी हियर. बट सर ने ना मॉडरेशन का काम बहुत सही किया है. मेरे को बोलते आप सुना दो राम कथा, मैं तो बैठा हूँ, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना दूंगा. यू नो आई वुड रादर हैव यू आस्क मी थिंग्स एंड मैं उसका जवाब दे दूंगा. मतलब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि आप बताओ आपने क्या किया लाइफ में. ठीक. उसके लिए तो लगे रहो, एक साल तक बताता रहूंगा मैं. हमारे पास तो 1 घंटा है, बेस्ट निकालना है. बट मोस्ट ऑफ आप लोगों ने मेरे को देखा होगा तो शार्क टैंक में देखा होगा. एंड एक्चुअली भी उस शार्क टैंक से पहले कोई नहीं जानता था. मतलब मेरे परिवार वाले भी मेरे को नहीं जानते थे, उन्होंने भी शार्क टैंक नहीं देखा. तो शार्क टैंक यार पिछले साल शो आया था. एंड कई काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि आप क्यों चले, कि बिजनेस बना रहे थे, आपका $3 बिलियन का बिजनेस था जो आपने खड़ा करा 3 साल में, तो क्यों आपने फालतू में पंगा लिया टीवी पे जाने का. क्योंकि फेमस होते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. बट लास्ट ईयर हुआ क्या कि जब ये शो इंडिया में लाने वाले थे तो उनको लगा कि जाके अब किसको बिठाएं, मतलब 7 जज चाहिए उनको. एंड थैंकफुली वो इन्वेस्टर को नहीं बिठाते. उनको पता है इन्वेस्टर में 2.5 पैसे का दिमाग नहीं है. टीवी पे बिठाते वैसे एक्सपोज हो जाएगा. तो उन्होंने रीच आउट करा फाउंडर्स को स्टार्टअप्स के, कि जो फाउंडर हैं स्टार्टअप के, जो बाकी स्टार्टअप्स में भी पैसे लगाते हैं, उनको बनाते हैं जज. और उन्होंने कोई लिस्ट बनाई 200-300 लोगों की. उस लिस्ट में कहीं पे मेरा नाम आ गया. एंड जब नाम आया तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन करो. अब कभी ऑडिशन किए नहीं थे यार, मतलब कभी टीवी के सामने क्या, मतलब मैं कभी असेंबली में खड़े होकर न्यूज तक नहीं सुनाई, ठीक है. इतने पाँव काम जाते थे पब्लिक स्पीकिंग में. तो मैं बोला चलो ठीक है ऑडिशन भी कर देते हैं, कुछ तो दिखाओ उनको कि बुला लिया उन्होंने शार्क टैंक पे. सो दैट्स हाउ आई एक्चुअली वेंट ऑन शार्क टैंक. एंड आपने शो तो देखा ही होगा एंड काफी मस्ती भी की है, काफी लोगों की ली भी है शो पे. एंड तभी जाके शो एंटरटेनिंग बना है. बट मेरे लिए कुछ स्पेशल भी इंसिडेंट्स भी है बिहाइंड द सीन जो बाकी लोगों को नहीं पता होंगे. फर्स्ट डे
हम शो पे पहुंचे तो सबको एक वैनिटी वैन देते हैं कि ये आपकी वैन है, शूट के बीच में आप यहाँ पे आके बैठ जाना, आपको खाना पीना भी मिलता रहेगा, आपको कपड़े भी चेंज यहीं पे करने हैं। तो पहले दिन मैं पहुंचा हूँ तो नाम लिखा हुआ है वैनिटी वैन में, गए अंदर तो 2 यंग सी डिजाइनर आई, बोलती है सर आपकी कॉस्ट्यूम तैयार है, हम पहना दें, राइट? एंड मैंने बोला हाँ यार पहना दो, बड़ी अच्छी बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये फैसिलिटी भी मिल रही है। तो मेरी वाइफ साथ में गई थी, बोली ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसने उनको भगाया, बोला आप रख दो यहाँ पे, सर खुद चेंज करके आ जाएंगे। फिर और मेरी वाइफ प्रोड्यूसर के पास गई और प्रोड्यूसर को बोल रही कि भाई साहब देखो ये मिडिल क्लास लड़के हैं सबके सब, ठीक है, किसी तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप इनको बिगाड़ो मत, आप ये सब जो लफंडर लोग आसपास बिठा रखे हैं इनको भगा दो। तो अगले दिन हम शूट के लिए पहुंचे तो कोई नहीं, मतलब एक छाता लेके बंदा खड़ा होता था, एक सिक्योरिटी वाला होता था, कोई पानी पिलाने वाला होता था, एक मेकअप वाला होता था, सभी गायब हो गए, ठीक है। और अमन गुप्ता बोल रहा है मेरे को यार तेरी बीवी हर रोज आएगी। तो दैट्स हाउ वी यू नो, हम तो इतने अनइनिशिएटेड थे टीवी को लेके, तो दैट्स हाउ वी सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड ऑफ। सो दैट्स इन सम सेंस द स्टार्टअप जर्नी, or sorry the Shark Tank journey, but मेन जो मेरा बिजनेस है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देन आई विल ओपन इट अप कि थोड़ा और क्वेश्चन आंसर हो जाए, रादर देन मैं एक प्रवचन सुना के चला जाऊँ आपको। मैं बाबा हूँ नहीं, लगता हूँ बाबा, बट तो मैंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था भारत पे, और मैंने एक कंपनी बनाई 2018 में। अब कंपनी करती क्या थी, आपने क्यूआर कोड देखे होंगे दुकान पे लगे होते हैं पेमेंट्स लेने के लिए। 2018 में जो क्यूआर कोड लगे थे सारे पेटीएम के लगे हुए थे, फोन पे के थोड़े लगने शुरू हो गए थे, और पेटीएम के क्यूआर कोड पे आप पेटीएम की ऐप से पैसे ले सकते थे और आपके 2% पैसे लगते थे। तो अगर आप दुकानदार हो या पैसे रिसीव कर रहे हो तो आपको 2% कट के पैसे मिलते थे। सामने वाले ने 1000 रुपए दिए, आपको 980 रुपए मिलेंगे। तो जब मैंने 2018 में शुरू करा, मैंने बोला यार ये चलने नहीं वाला, बिकॉज एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाओ, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया, दूसरी तरफ पैसा देना ऐप से और कैश लेने में बहुत फर्क है। भाई कोई 2000 का नोट दे रहा है तो मेरे को 2000 ही मिल रहे हैं, कोई बीच में कट नहीं रहा, और यहाँ पे कोई 2000 की पेमेंट कर रहा है तो मेरे को कम मिल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंगल क्यूआर कोड बनाया, एक ही क्यूआर कोड जिसमें सारी ऐप्स चल जाती है। सो 150 ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो एक ही क्यूआर कोड पे। तो दुकानदार के लिए इजी हो गया कि यार कोई भी आए ना लड़का, बोले कि मेरे को इस ऐप से पे करना है, नाम भी नहीं सुना, उसको बोले ये क्यूआर है, इसको स्कैन कर दो, इस पे पे कर दो। दूसरी चीज मैंने क्या करी, मैंने फ्री कर दी। मैंने बोला मेरे को ये 2% का धंधा नहीं करना है, इसमें बहुत बड़ी गेम है। तो मैंने वो फ्री कर दिया कि आप जब पेमेंट लोगे किसी से, अगर वो 2000 रुपए दे रहा है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे। दूसरी चीज, अभी पेमेंट अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, कार्ड वाले अगले दिन पैसा देते हैं या 2 दिन बाद पैसा देते हैं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपको मतलब पीछे बैठ के क्या गिन रहे हैं क्या मशीन लगा के, कुछ नहीं हो रहा भाई, वो सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो चाहे तो आपको अगले सेकंड में पैसा दे सकते हैं। एक्चुअली धंधा ही हुआ, 2% पे को ब्याज कमा रहे हैं अरबों रुपए पे बैठ के। तो मैंने वो भी बोला कि मैं आपका पैसा 2 दिन भी नहीं रखने वाला, सेम डे आपका पैसा आपके जेब में आ जाएगा। एंड जब मैंने 2018 में लगाना शुरू करा, जब मैंने शुरुआत करी तो बहुत छोटी थी, मैंने 1,90,00,000 रुपए उठाए अपने फ्रेंड फैमिली से 18 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे। तो जब शुरू करा तो बहुत ही छोटे स्केल से करा। आज की डेट में कोई इतनी कम वैल्यूएशन पे कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं करता है। तो मैंने वहां से शुरू करा, बट 6 महीने के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो 50 लाख क्यूआर कोड लगा दिए थे पूरे इंडिया में। और सिंपल कहानी थी ना, मेरा सिंपल उसूल ये है कि बिजनेसमैन को ना सब तंग करने बैठे। एक्चुअली आप देखो सब, मतलब उनके घर वालों से लेके सरकार, एम्प्लॉइज, सप्लायर, सब लोग तंग करने बैठे हैं बिजनेसमैन को, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेसमैन को कोई चीज बेचनी है ना, तो उसकी लाइफ सॉल्व होनी चाहिए, उससे और कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब अपना क्यूआर कोड लगाता था, मैं एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगता था, मैं एक जगह साइन नहीं कराता था, मैं आधार तक नहीं मांगा, ना पैन मांगा।
एक चीज मांगता था, अपना अकाउंट नंबर ढंग से दे दो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड। एंड दैट्स व्हाई मैंने 6 महीने के अंदर 50 लाख QR कोड लगा दिए, जबकि पेटीएम को उससे पहले 8 साल लग गए थे 1 करोड़, 1.25 करोड़ QR तक पहुंचने में। पर ये धंधा नहीं है, मतलब फ्री में कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, इसको स्टार्टअप बोलते हैं धंधा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पैसे लग रहे हैं, आपको बंदे भेजने के भी पैसे लग रहे हैं, सिस्टम चलाने के भी पैसे लग रहे हैं, कमाओगे कहां से? मेरा फंडा ये था कि यार हर बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, एंड ऑफ द डे कैपिटल चाहिए धंधा करने के लिए। तो मैंने क्या करना शुरू करा कि अब मेरे को पता है कि मेरे सिस्टम के थ्रू ही बहुत पैसा फ्लो करने लग गया। साल का 1,60,000 करोड़ रुपए फ्लो करता है, $20 बिलियन मेरे सिस्टम के थ्रू पैसा फ्लो कर रहा था। अब मेरे को पता है कि ये दुकानदार हर महीने कितने का धंधा करता है मेरे सिस्टम के थ्रू, कैश में जो कर रहा हूँ, कार्ड पे अलग सिस्टम से जो भी कर रहा हूँ, पर मेरे सिस्टम के थ्रू कितना बिजनेस कर रहा है मेरे को पता है। तो मैंने उनको लोन देना शुरू करा, अनसिक्योर्ड लोन। अगेन बहुत ही सिंपल, आपने मेरे पे 30,000 रुपए का धंधा किया महीने में, 1,000 रुपए दिन का, आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। इस लोन पे मैं 2% ब्याज देता था, नॉन रिड्यूसिंग। मतलब अगर आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए लोन, आपको 1,24,000 रुपए चुकाने 1 साल में। और मैं पैसा काटता था ना, बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से काटता था कि हर रोज जब पेमेंट आप कलेक्ट करोगे, पहला पोर्शन 400 रुपए मैं रख लूंगा, 400 के ऊपर जो भी आया वो आपके अकाउंट में जमा। ठीक है, तो जब ये शुरू करा तो लोगों ने लोन भी धड़ल्ले से लेना शुरू कर दिया। आप समझो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई CA सर्टिफिकेट नहीं, कोई मैं आपसे नहीं पूछ रहा GST की रिटर्न भरी है नहीं भरी, ठीक है, कोई मेरे को लेना देना ही नहीं है। मेरे को बस ये चीज चाहिए, आप अब इंक्रीमेंटली कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपने पैन की डिटेल डाली, मैंने आपकी ब्यूरो से डिटेल ले ली और आपके बिजनेस के बेसिस पे आपको एक लोन दे दिया। अब आप दुनियागिरी की बात करते हैं, इसमें ये 48% ब्याज का धंधा है। बिकॉज आप समझो, पहले दिन आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वापस कुल मिला के 1,24,000 ले लो तो 24,000 तो वैसे ही हो गए, बट पैसा आधे टाइम में वापस आ रहा है, बिकॉज हर रोज असल भी वापस आएगा, ब्याज भी वापस आएगा। तो 48% ब्याज का धंधा, बट अनसिक्योर्ड में वो भी चलता है। कुछ जो दुकानदार है उसको क्या है, आज ITC वाला आया है कि कैश दे दो, स्कीम ले लो 5% की, वो ले लेगा, राइट, उसको तो वहां पे पैसा बच रहा है। तो 10,000 करोड़ रुपए मैंने दुकानदारों को लोन दिए, 10,000 करोड़। एंड अब आपका बिजनेस चल रहा है, लाखों लोग आपसे लोन ले रहे हैं, रॉ मटेरियल तो पैसा है ना, वो पैसा कहां से आएगा? ठीक है, आप सबको लगता है हम इन्वेस्टर से बहुत पैसा उठा लेते हैं, बट 10,000 करोड़ तो मैंने भी नहीं उठाया तो लोन देने के लिए पैसा भी चाहिए। तो मैंने उसके बाद एक बहुत, मतलब मेरे हिसाब से जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम थी बनाई। मैं सबसे पूछता रहता हूँ, बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलता है बाय डेफिनेशन बैंक के साथ, आपको करंट अकाउंट में 0% ब्याज क्यों मिलता है? कोई बता दो। किसी के पास जवाब नहीं है, ना आपने पूछा है, ना आप अगर बैंकर को पूछोगे कुछ बता पाएगा, बस बोल देगा RBI अलाउ नहीं करता। उनके पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, RBI। तो पूरा बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में करंट अकाउंट पे 0% ब्याज देने पे बना हुआ है। सेविंग्स में जो 6% दे रहे हैं ना, उस पे वो कुछ नहीं कमा रहा। आगे 6% पे लेके चलो 8% पे भी दे रहे हैं ना, अगर आगे तो 2% तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है बैंक की। जितना पैसा हिंदुस्तान में बैंक कमाता है वो सब बिजनेसमैन पे कमाता है, बिकॉज वो करंट अकाउंट पे 0% दे रहे हैं। आपके यार कोई सैलरी वाला बंदा कितने पैसे रख लेगा सेविंग्स में? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़ों रुपए तो बिजनेसमैन की पड़े हैं ना। आप एक गाड़ी बेचोगे, आपकी पेमेंट अंदर आई है, 60 लाख 80 लाख की आपकी अगर गाड़ी बिक्री है, तो आप पैसे तो आपने रखे हुए हैं ना बैंक के पास। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ठीक है यार, तुम सब दुकानदार हो, तुम बहुत पैसा मेरे सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रहे हो, तुम बैंक में मत लेके जाओ, मेरे पास रख लो और मैं 12% ब्याज दूंगा। तो 4% भी नहीं, 8% भी नहीं, मतलब मैं सेविंग्स के रेट को भी टाप गया, फिक्स डिपॉजिट के रेट को टाप गया, मतलब 12% दूंगा। उसका हिसाब सिंपल था, 1% महीना सबको समझ आता है, मैथ्स करनी आसान है। तो मैंने वो देना शुरू करा।
10,000 करोड़ के 10,000 करोड़ रुपए जो मैंने इस तरफ दिए दुकानदारों को, सारे के सारे पैसे दूसरे दुकानदारों से आए। तो अब आप धंधा समझो, आपने QR कोड लगाए, पैसा अंदर आना शुरू हुआ, 48% पे ब्याज चल रहा है, 12% की आपकी कॉस्ट है, 36% मार्जिन का शाही धंधा है। कंप्यूटर के सामने बैठ के धंधा कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे बनाया यही। अब मुसीबत क्या है हिंदुस्तान में कि बैंक ना बहुत बड़ी लॉबी है। तो जब मैं ये बना रहा था तो सब चिढ़ने लग गए, सारे बैंक, क्योंकि सबको समझ आ गया यार ये हमारी गेम खराब कर रहा है, करंट अकाउंट वालों को भी बिगाड़ रहा है, एक सेगमेंट को पैसा दे रहा है जिसकी हमारे को कोई विजिबिलिटी नहीं है। बिकॉज फैक्ट तो ये है ना, ब्रांच मैनेजर कभी उठ के आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। आपको जाके ब्रांच में जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, या हेड ऑफिस जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए बैंक से। तो दुकान पे तो कभी बैंक पहुंचने नहीं वाला, उनके मॉडल में ही नहीं है। तो एक बड़ा सेगमेंट मैंने खोल दिया जिसको मैं कैप्चर कर रहा था। अब मेरा धंधा बढ़ना शुरू हुआ, तो अब धंधे की प्रॉब्लम समझाता हूँ। दिवाली का टाइम आया, ठीक है, अभी तो मैचिंग चल रही है कि ठीक है 10,000 करोड़ रुपए अभी लगे हुए, 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। दिवाली आई, अब लोगों को स्टॉक डालना है, तो लोन की डिमांड बढ़ गई। दूसरी तरफ बिकॉज दुकानदारों ने अपना पैसा लगा रखा था, उन्होंने पैसा बाहर निकालना शुरू करा कि भाई मेरा पैसा पड़ता है, मैं वापस निकाल के धंधे में लगाता हूँ। तो मेरी मिसमैच होने लगी दिवाली के टाइम। अब मेरे को लगा इसको भी सॉल्व करना है, तो मैंने उससे बढ़िया प्रोडक्ट बनाया कंज्यूमर के लिए। हमने बोला अब मैं दुकानदारों के लिए मैं मैक्स आउट कर चुका हूँ, इनकी ये जो दिवाली के टाइम की सीजनल अप डाउन है वो तो चलेगी। तो मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसमें मैंने बोला कि कोई भी कंज्यूमर आ जाओ ऐप पे, सिर्फ पैन नंबर डाल दो, आप पैसा रखोगे मैं आपको 12% दूंगा, आप मेरे से पैसा लोगे आप मेरे को 12% दे देना। तो 0% मार्जिन का बिजनेस एट अ कंज्यूमर लेवल। आप समझ रहे हो, मतलब आज की डेट में अगर आप आज बैंक में पैसा रखने जाओ आपको 4% मिलेगा। शाम को ही आप जाके कोई भी लोन ले लो, लेट्स से होम लोन ले लो जो कि सेफेस्ट लोन है, तब भी आपको 8.25% देना पड़ेगा। तो एज अ कंज्यूमर आपका अगर पैसा पड़ा भी है तब भी आप ज्यादा पैसे पे उठा रहे हो बैंक से पैसा। मैंने बोला ये कुछ नहीं है, 12% पे पैसा दो, 12% पे पैसा लो। और वो प्रोडक्ट मैंने आज तक एक ऐड नहीं चलाई, ऑर्गेनिकली इतना बढ़ गया कि मेरे पहले महीने में 500 करोड़ रुपए मेरे उसके अंदर उठ गए। बिकॉज मैं करता क्या था, आप आए मैं आपको बोलता था आप मेरे साथ पैसे रख लो तो मैं 10 लाख रुपए तक लेने को तैयार हूं, और अगर मेरे से पैसे चाहिए मैं 1 लाख दूंगा। तो बाय डेफिनेशन ज्यादा लोगों का पैसा मेरे पास पड़ा ही था, और यहां से भी जो पैसा इकट्ठा किया वो 48% पे दुकान पे चढ़ा दिया। तो कंप्लीट 36% का बिजनेस चलाया। अब पैसा दुकान से भी आ रहा है एक तरफ और कस्टमर से भी आ रहा है दूसरी तरफ। तो काफी लोगों को ना समझ नहीं आता कि भारत पे है क्या, ठीक है। और मैं खुश हूं कि लोगों को नहीं पता है क्योंकि इतना अच्छा धंधा लोगों को पता नहीं होना चाहिए। बट एक फाइनेंशियल का धंधा है, दुकानदार पे धंधा है, B2B का प्योर बिजनेस है और प्योर लेंडिंग कैपिटल का बिजनेस है। और ये मैंने बनाया 1000 दिन के अंदर $3 बिलियन की वैल्यूएशन। आज के हिसाब से लगाओ तो 2 लाख नहीं 24,000 करोड़ बनते हैं, पहले के हिसाब से 20,000 करोड़ बनते थे। बट दैट इज व्हाट आई बिल्ट इन 1000 डेज। बाकी नाउ मेरा प्रवचन बहुत हो गया। अब आप बताइए आपको क्या चाहता है। वेरी हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ आंसर योर क्वेश्चंस। इस परिवर्तन की गूंज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। IC इंजन से like electric. Can you maintain silence please at the back? Can you maintain silence please at the back? Thank you. Thanks for your cooperation. So Parivartan ki Goonj is the theme of this, and automobile industry is undergoing a massive transformation from IC engine to electric vehicle and vehicles running on biofuels.
and very shortly we'll be having a whole lot of vehicles with artificial intelligence. So the way the customer buys, the way he perceives, and the buying options which he has undergone a sea change, and it's going to change increasingly rapidly. The way you register the vehicle has also changed. Now the registration is online. So amidst all this change which has been happening, and change is never comfortable in the initial phase. So what insight have you got for the dealer fraternity in this regard? यार मैं ना थोड़ा बिजनेस को बहुत ही सिंपली समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे को जो डीलरशिप का बिजनेस समझ आता है ना, वो गाड़ी बेचने का धंधा ही नहीं है, ठीक है। एंड आपको भी मतलब ऑफ कोर्स वैसे आप खुद धंधा करो तो आपको बेटर पता है। एट द कोर ऑफ इट क्या है, आप एक तो ये रियल एस्टेट प्ले है आज की डेट में, ठीक है, कि मेरे पास एक लैंड था, 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, मैंने वहां पे एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक यार्ड बनाया जहाँ पे गाड़ियां स्टोर हो सकती हैं, और अब मैं गाड़ी बेच रहा हूँ। मैंने डीलरशिप ले ली किसी कंपनी से, ठीक है, बट आप गाड़ी बेचने में कितना कमा रहे हो वो आपको ही पता है। एक्चुअली तो मैं एक तरीके से देखते हो तो लोन, इंश्योरेंस और सर्विस बेचने का धंधा है। गाड़ी के अराउंड बिक्री है, वो बात मान ली, बट एक्चुअली में अगर आप सब चीजें नहीं बेचोगे, आपके लिए वो वायबल बिजनेस ही नहीं है। उससे बेटर तो खाली लैंड छोड़ देते तो आप वैसे ही अप्रिशिएट होके पैसा कमा के दे जाता। तो एक सच्चाई तो हमारे को माननी पड़ेगी ना कि गाड़ी तो एक इंसिडेंटल चीज है जो बिक रही है। बिक क्या रहा है, लोन बिक रहा है, इंश्योरेंस बिक रहा है, और बाद में जब गाड़ी वापस सर्विस के लिए आ रही है वो बिक रही है। एक तरीके से मेरे को लगता है कि कोई शाना बैंक होता ना तो बोलता सारी डीलरशिप मैं ही ओन करूंगा, कि सारे लोन मेरे हैं, ठीक है, भिड़ लो जिसको भिड़ना आके। बड़े इतने शाने होते नहीं बैंक वाले। अब मेरे को ये लगता है कि जो चेंज आ रहा है मार्केट में टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें वो सीरियस चेंज है, ठीक है। वो अभी हमको लग रहा है कि यार इक्का दुक्का गाड़ी आई है, थोड़ी महंगी वाली गाड़ी आई है, सस्ती वाली आई भी नहीं है, बट वो ना एकदम से मार्केट में 15-20 मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी लेके उतर जाएंगे। स्मॉग का लेवल सब शहर में एक दिन इतना पहुंच जाएगा कि सब सरकारें कन्वीनियंटली बोल देगी हमको पेट्रोल की गाड़ी नहीं बेचनी, हमको डीजल की नहीं बिकवानी, हम रजिस्टर नहीं करेंगे, और एक दिन ओवरनाइट आपको पता लगेगा कि सिर्फ रजिस्टर ही इलेक्ट्रिक गाड़ी हो रही है। तो मेरे को लगता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको डीलरशिप में रिलेवेंट रहना है, आप ये नहीं सोच सकते यार कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है 5 साल दूर की प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होएगा, राइट। ये बहुत ही नियर टर्म की प्रॉब्लम है। अब 1-2 साल में ही इतनी गाड़ियां आ जाएंगी और कंज्यूमर बिहेवियर भी इतना चेंज हो जाएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बेच रहे हैं, उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं हुए हो, तो विल बी इन अ टफ स्पॉट। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में रेलेवेंट मेरे को ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि अब सच्चाई तो ये है कि हमारे पास तेल नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान में जितना तेल कंज्यूम होता है 95-96% इंपोर्ट होता है, 4-5% यहाँ पे बनता है, तो हमारे पास तेल है ही नहीं, ठीक है, और सारी गाड़ियां तेल से चल रही है। दूसरी तरफ जो फैक्ट है, बिजली के रेट काफी गिर गए हैं, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी होती थी, एक टाइम पे आपको 6-4.5 रुपए पर यूनिट का रेट मिलता था। आज की रेट में कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करता ना कि मैंने सोलर पावर प्लांट लगाया या मैंने विंड पावर प्लांट लगाया, 2-2.5 रुपए मिल जाए तो बंदा खुश हो जाता है कि यार चलो खर्चा निकलेगा। तो बिजली के रेट बहुत कम हो रहे हैं, तो एंड वही चीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में बढ़ाएगी कि यार मेरे लिए पेट्रोल से गाड़ी चलानी महंगी है, और पेट्रोल का रेट मेरे को नहीं पता, बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। आज रशिया लड़ रहा है, कल कोई और लड़ लेगा, कल सऊदी का दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं आज 100 रुपए, कल 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बट बिजली एक चीज है जिसका रेट काफी स्टेबलाइज हो गया और डाउनवर्ड ट्रेंड पे, तो गाड़ी को चार्ज करके चलाना इज प्रूविंग टू बी चीपर देन इलेक्ट्रिक चलाना। बाकी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब
मैं भी दिल्ली से हूँ, जितना जुआ खिलाना है खा लेते हैं हम, ढीठ लोग हैं, ठीक है। वो एक सीजन बन गया कि आज दिवाली आएगी तो हम केजरीवाल को गाली देंगे और फरवरी तक हवा ठीक हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे, ठीक है। बट जब अपनी जेब पे बात आती है तो बंदे का बिहेवियर चेंज होता है, और जेब पे बात यही है कि पेट्रोल और डीजल की पे गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक पे एटलीस्ट रनिंग कॉस्ट आपकी 2/3 से तो कम हो सकती है, अगर आप माइलेज के हिसाब से देखें। दूसरा है आप जो मेजर बिहेवियर आएगा, आप अभी जो नहीं बेच रहे हो बट जो आपको बेचना पड़ेगा फ्यूचर में, वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी क्या है, पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, हर जगह बंदा पेट्रोल जाके भरवा लेता है। बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम ही ये है कि चार्जिंग में टाइम लगता है, आपको ओवरनाइट गाड़ी लगा के रखनी पड़ती है। जो फास्टेस्ट चार्जर भी है, मैंने बहुत गाड़ी चलाई है यूएस में, टेस्ला भी बहुत चलाई है, उसके जो सुपर चार्जर भी है ना, वो भी आपको ढूंढ के गाड़ी में 45 मिनट बैठना पड़ता है, तब जाके वापस 200-300 माइल की रेंज वापस आती है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना पेट्रोल पंप से दूर हटके ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, घरों तक पहुंचना पड़ेगा। और वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको एज एन एडिशनल काम करना पड़ेगा, या आपके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी एज ईवी सप्लायर। तो मेरे को लगता है कि एक वो अपॉर्चुनिटी खुलेगी। हाँ, उसके साथ सर्विसिंग की थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज इसमें इंजन नहीं है, मोटर है, इंजन में ज्यादा सर्विसिंग लगती है, मोटर में नहीं लगती है। तो वो बट ट्रेड ऑफ जो है वो आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, और आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप वहां पे कैसे पैसे बना सकते हैं। Rashid, I really appreciate that, in spite of the fact that you are not from automobile industry, you have got a deep insight, because you are a global person, so it is expected of you. So your answer was quite good. However, my intention was to ask you in a wider perspective as to how the dealers should adopt to change, and the change is foreseeable and it's going to be quite drastic. Adopt to change ही मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि कुछ मैन्युफैक्चरर आएंगे और बोलेंगे मेरे को डीलर चाहिए, क्यों? सीधी बात करते हैं ना। अब आप ओला देख लो, ठीक है, या आप एथर देख लो, वो सब बोल रहे हैं यार मैं आपको एक गाड़ी की इंफॉर्मेशन वेब से दे सकता हूँ, ठीक है, मेरे को हर जगह अपने डीलरशिप नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं है, वेब पे आके बंदा देख लेगा कि मेरा क्या है, मैं एक एक्सपीरियंस सेंटर दे दूंगा, आप अपॉइंटमेंट ले लो, मैं आपकी घर गाड़ी भेज दूंगा या मैं आपको बुला लूंगा अपने यहाँ पे, तो आप गाड़ी चला के भी देख लो, और फिर मैं अपने फैक्ट्री से ही माल सीधा आपके घर पहुंचा दूंगा। तो बीच में डीलर चाहिए नहीं है, ठीक है। ये शिफ्ट तो हो रहा है एंड ये आपको पेन तो करेगा ही करेगा, बट अगेन इसमें जो चीजें सॉल्व नहीं है वो अगेन फाइनेंसिंग नहीं सॉल्व है, वो अगेन इंश्योरेंस नहीं सॉल्व है। इस केस में, ईवी के केस में स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, आपके हाथ में अगर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसी को तो जाके लगाना ही पड़ेगा लास्ट माइल पे, चाहे आप उस बंदे की घर जाके इंस्टॉल करो, इंस्टॉलेशन तो करनी पड़ेगी। तो क्या सी एंड वो हर रिटेल में चैलेंज है। जो छोटे किराने वाले हैं वो भी बोल रहे हैं कि सब सामान ये ग्रोफर्स ब्लिंकिट ही बेच लेंगे और बिग बास्केट ही बेच लेगा और अमेज़न ही बेच लेगा, तो मेरा क्या वजूद है। बट वहां पे फिर भी चलो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि बंदा मार्केट जाता है, एक छोटी टिकट के आइटम को घर पहुंचाना मुश्किल होता है। आपके बिजनेस में वो चैलेंज है क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका टिकट साइज बहुत बड़ा है। घर को अगर मैं छोड़ दूं और एक बहुत हाई एंड ज्वेलरी को छोड़ दूं, गाड़ी से महंगी कोई चीज नहीं है जो बंदा खरीद रहा है, ठीक है। बट चैलेंज ये है कि गाड़ी में तो खुद ही पहिए लगे हैं, वो तो खुद चल के पहुंच जाती है जहां, इनफैक्ट वो आपको पहुंचाती है। तो आपके बिजनेस में वो बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बिकॉज डायरेक्ट घर पे पहुंचाने के लिए इनफ मार्जिन है मैन्युफैक्चरर के पास। तो एंड आप देख लो ग्लोबली भी टेस्ला की सर्विस सेंटर तो
टाइप खुले होते हैं हर शहर में, बट गाड़ी वो ट्रेलर पे डाल के आपके घर पहुंचा रहा है, नो डीलर वो है। तो डिसइंटरमीडिएशन तो होने वाला ही है, बट मेरे को एक बात ये भी है कि डिसइंटरमीडिएशन सब लोग नहीं कर पाएंगे। जो मारुति है, टोयोटा है, होंडा है, ये अभी भी पुराने तरीके से धंधे करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये ओवरनाइट चेंज नहीं कर लेंगे अपने आप को। नई कंपनी आएंगी वो कर लेंगी। सपोज करो एक नई कंपनी अभी आ रही है, वो प्रवेग करके, वो एसयूवी निकाल रहे हैं। हाँ, उन्होंने ठीक है, उन्होंने 2-2.5 गाड़ी बेचनी है, वो एफर्ट नहीं लगा रहे डीलरशिप बनाने को इतना, वो सर्विस सेंटर टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये चैलेंज तो है कि हो सकता है कि, एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो गया। कस्टमर भी बोल रहा है ठीक है मैं कंपनी से डायरेक्टली माल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डीलरशिप की गाड़ी तो चली हुई है या मेरे को बेस्ट रेट नहीं मिल रहा, ठीक है। हर कस्टमर की बिहेवियर में ये भी होता है कि मेरे को बेस्ट डील मिल रही है नहीं मिल रही। कई बारी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा हो ना, उसको लगता है चलो ठीक है मेरे को नहीं मिल रहा, किसी और को भी नहीं मिल रहा, मैं खुश हूँ, तो डायरेक्ट खरीद लो, वो भी बिहेवियर है। तो वो चैलेंज है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो चैलेंज आप ओवरकम कैसे करोगे। बट मेरे को ये लगता है कि 20,000 रुपए की कोई भी चीज, कोई भी कंपनी डायरेक्टली घर पहुंचा के पैसा कमा सकती है, एंड आपकी उनमें तो बहुत ही हाई वैल्यू है, तो कंपनी के पास पूरा इंसेंटिव है कि डायरेक्ट बेचे। Ashwin ji, while growing up, maybe when you were in school or college, you must be having some ambitions. I want to become this, I want to work in this company, but what is that instance in your life which triggered in your mind that you should be more innovative, creative, have something of your own, which should be valued over a long period of time? इंडिया में क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको नौकरी करने के लिए तैयार करता है, बिजनेस करने के लिए तो कोई एजुकेशन सिस्टम तैयार ही नहीं करता आपको। इनफैक्ट बिजनेस इंडिया में वो बैक बेंचर कर रहा होता है जो पढ़ता नहीं नॉर्मली, ठीक है, वो अलग बात है, वो बैक बेंचर फिर फ्रंट बेंचर को नौकरी दे रहा होता है बट इन जनरल सिस्टम तो फ्रंट बेंचर को नौकरी दिलाने के लिए बना हुआ है। So even when I was growing up, मेरे को ये था कि कोई अच्छी नौकरी लग जाए, कोई एमएनसी टाइप, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आ जाए, घर हो, गाड़ी हो, that is the normal aspiration of every middle class in India. मेरा कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं था, बट मेरे साथ चैलेंज क्या था कि मैं गलती से आईआईटी दिल्ली पहुंच गया था, और आईआईटी दिल्ली में क्या है कि हम सब लड़कों ना कीड़ा है थोड़ा कि कुछ तो अलग करना है, मतलब दाल रोटी से मन नहीं भरता हमारा, कि कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए हमारे को। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, मेरे बैचमेट्स कौन है? सचिन बंसल, बिंदी बंसल, इन्होंने बनाया फ्लिपकार्ट। फिर दीपेंद्र गोयल, उसने बनाया जोमैटो। अलविंदर ढींसा, उसने बनाया ग्रोफर्स, मैंने उसके साथ काम किया। तो हुआ क्या कि हमारे बैच में ना कुछ गड़बड़ थी, मतलब उस साल पानी खराब था, पता नहीं क्या था, हाँ डीएनए ऑफ द बैच ही खराब था, कुछ कंटामिनेशन हो गया था किसी लैब में। तो हम सब ना बड़े एस्पिरेशनल लोग निकले थे उस टाइम, और इंसिडेंटली घूम फिर के ना कोई इस तरीके से पहुंचा, कोई उस तरीके से पहुंचा, बट सब अपने धंधे बनाने में पहुंच गए, स्टार्टअप बनाने में पहुंच गए। अब जब सबसे पहले सचिन दिल्ली ने बनाया था, बट दीपेंद्र ने जोमैटो जब बनाया तो अलविंदर उसके साथ काम करने लग गया। फिर अलविंदर को लगा यार दीपेंद्र भी मेरे जैसे ही लड़का है, मतलब वो गांव, वो सब पंजाब के ना एक एरिया से 100 किलोमीटर के रेडियस से आए हुए हैं, स्नैपडील वाले बंसल, दीपेंद्र, अलविंदर, सब भावेश अग्रवाल, ये पंजाब के एक रीजन है, 100 किलोमीटर के रेडियस के हैं सब। तो जब उसने अलविंदर ने दीपेंद्र के साथ काम किया जोमैटो पे, तो उसको लगने लग गया यार ये तो मेरा ही दोस्त था, कौन सी खास बात है, मैं भी कर लूंगा। वो फॉल्स कॉन्फिडेंस आ रहा था ना कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो साला मेरे साथ बैठ के दारू पीता था। तो उसने वैसे किया। अब इंसिडेंटली हुआ क्या कि मैं अलविंदर के साथ काम करने लग गया, तो जब वो अलविंदर ग्रोफर्स बना रहा था मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर 2 साल बाद मेरे को लगने लग गया ये कि मेरा तो दोस्त है, मैं भी कर लूंगा, ठीक है, तो मैं भी कूद गया। तो थोड़ा तो पीयर प्रेशर, पीयर मतलब प्रेशर नहीं बोलूंगा, बट एक
पीयर एस्पिरेशन बहुत था, हेल्दी काइंड ऑफ कंपटीशन। एंड क्या है ना कि हिंदुस्तान में ना माँ बाप भी बहुत सुना देते हैं, ठीक है, बोल देंगे तू भी आईटी गया तो वो भी आईटी गया, वो देख कहाँ पहुंच गया, तू देख क्या कर रहा है, ठीक है, तुमको भी लगता है सच बोल तो ठीक ही रहे हैं कि वो लड़का तो आगे निकल गया। तो उस करके हमने बहुत सारों ने डुबकी मारी है। फेलियर केसेस भी बहुत है, ऐसा नहीं है, पर वो क्या है कि फेलियर कभी सामने नहीं आते, आपको सिर्फ वो छट के जो सक्सेस केसेस रह जाते हैं वही सामने आते हैं। क्रीम इज विजिबल। हाँ हाँ, वो जो क्रीम विजिबल है जो नीचे बैठ गया वो तो किसी को दिखा ही नहीं। बट हाँ, हमेशा से ना थोड़ा एस्पिरेशन था कि यार कुछ तो और करना है, क्योंकि टेक गेम टेक की हो रही थी, ठीक है। सी पहले क्या था, आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंसिंग चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए, यू नो कैपिटल आना चाहिए, आपको बैंक से कैसे डील करना है, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस करना एक बहुत ही नीश एक्टिविटी थी। बड़े बिजनेस फैमिली वाले घुसते थे, या जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होते थे वही घुसते थे। बट किसी ओवर टाइम थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, एटलीस्ट अगर आप टेक में बिजनेस बना रहे हो, बिकॉज टेक में गेम आपके और कस्टमर के बीच की थी, और आपने कितना अच्छा टेक बनाया और आप कितना टेढ़ा सोच पा रहे हो, वो गेम थी। नेसेसरली ये गेम नहीं थी कि यार मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा, या मेरे पास लैंड नहीं है, या मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, वो गेम नहीं थी। तो उसका हम लोगों ने फायदा उठाया बस। So what after Bharat news that you're planning? सर वो मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं व्हाट आफ्टर भारत पे। एक्चुअली क्या है कि सक्सेस ना खुद की एनिमी है। तो दुनिया में मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने पहले ग्रोफर्स बनाया, ग्रोफर्स भी $1 बिलियन की कंपनी बनी, भारत पे $3 बिलियन की कंपनी बनी। आइडियली तो मेरे को रिटायर हो जाना चाहिए, बिकॉज मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक मुट्ठी भर के लोग हैं जो उन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाई है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरा अगर मैं वर्ल्ड में ले लूँ ना तो सर होता क्या है कि कहने को बड़ा मजाक लगता है कि यार 20,000 करोड़ की कंपनी बना दी, बट जब 1000 दिन में बना रहे होते हो ना, 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आप हर रोज ऐड कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें जान लग जाती है। मतलब दिमाग, आप लोगों को लगता है यार इन लोगों का बहुत दिमाग है, लिमिटेड है हमारे पास दिमाग की, ठीक है, हमारे पास भी 24 घंटे ही है, ठीक है, हमको भी काम की तरह और चीजें भी करनी है, हमारी भी एस्पिरेशन है। तो 2 यूनिकॉर्न बनाने में तो ना मतलब ऐसे लग रहा है सब कुछ चूस लिया मेरा, ठीक है, कि जितना जूस था अंदर सब चूस चुके हैं कि तो अब मेरे को ये लगता है कि, एंड दूसरा मेरे को लगता है कि कभी ना एक्सपेक्टेशन से धंधा नहीं बनता। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो ना कि यार मुकेश अंबानी का ये लड़का ये धंधे बना देगा, तो फिर आप हमेशा डिसअपॉइंट होगे। मेरे को ये लगता है आपको एक नेचुरल फ्लो में धंधा बनाना चाहिए। मैं तो लोगों को बोलता हूँ भूल जाओ यार क्रिस्टीन ग्रोवर कौन है, भूल जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। एंड ऑफ द डे कल को आप एक मार्केट में प्रोडक्ट देखो, आपको लगे यार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, एंड तब आपको फिगर आउट हो अरे यार ये प्रोडक्ट जो स्टीव ने बनाया था उसकी ज्यादा वैल्यू है, रादर देन मैं यू नो डंकी की चोट पे खड़े होके चिल्लाने लग जाऊं अब देखो मैंने ये बनाया, मैं ये भी बनाऊंगा, अब देखो क्या करना। उसमें फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर। तो इफ यू वांट टू सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस, शांत रहो, कुछ मत, किसी को एक्सपेक्टेशन मत दो, कुछ मत करो। मैं तो सबको बोलता मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मान लो मैं निटल हो गया, ठीक है, अब जो बनेगा मजे पे बनेगा, बट कीड़ा तो अभी भी है, वेलर तो बैठ नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कल ही मैंने अपनी किताब भी निकाली है, तो टाइम होता है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। अब क्या बड़ा करेंगे वो तो हम भी फिगर आउट ही कर रहे हैं सर। So go with the flow, right? And wait for your creative juices to work at an appropriate time. The forum is thrown open, and if there's anyone who wants to ask any question, which was, I think it's been the bloodiest battle. मतलब इतनी गंदी पब्लिक लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है। मैं वो लड़के मैं अर्ली दिस ईयर बाहर हो गया था। मेरे को वहाँ पे अफसोस ये है कि मैं जो बनाना चाहता था ना वो बहुत आगे की चीज थी। मतलब मैं प्योर डिजिटल बैंक बनाना चाहता था। मेरे को ये समझ ही नहीं आती ब्रांच खोल के क्यों बैठे सारे बैंक वाले, ठीक है। मैं तो प्योर एक मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस देना चाहता था। देखिए
लेंडिंग मैं बोलता हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि डिसबर्समेंट का बिजनेस है। एक्चुअली बिजनेस डिसबर्समेंट का नहीं है, बिजनेस कलेक्शन का ही है। जो बेटर कलेक्शन करता है उसका बेटर बिजनेस होता है। तो मैंने जो बनाया वो सब चीज़ वो क्या था, मैं लोन किसको दे रहा हूँ? जो मेरा QR कोड ऑलरेडी यूज कर रहा है 3 महीने 6 महीने, मेरे को एक व्यू है कि ये इतने पैसे अंदर लेता है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास आपका पैन नंबर है, मैं आपका ब्यूरो स्कोर चेक कर रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, मेरे साथ तो ठीक बिजनेस कर रहा है, क्या पता दूसरे लोगों से लोन लेके इसने चुकाया ना, तो मैंने वो भी चेक कर लिया, दोनों चीजें। उसके बाद भी राइट, कुछ कभी जेन्युइन रीजन भी आते हैं, कभी किसी का इंटेंशन नहीं होता देने का, ठीक है। बट अगर आपका इंटेंशन सही है तो कलेक्शन ऑटोमेटिक थी। अब मैं आपको बात समझाता हूँ। बजाज फाइनेंस आपको वॉशिंग मशीन के लिए लोन देता है, वो क्या करता है, आपसे चेक ले लेता है, नैश ले लेता है। बजाज फाइनेंस का 10% बाउंस रेट होता है, मतलब अगर उसने 100 चेक लगाए ना, 10 बाउंस ही होंगे, 10 के पीछे उसको भागना पड़ेगा। वो अलग बात है कि 2 दिन बाद 8 आ जाएंगे, एक कभी नहीं आएगा, एक 3 महीने बाद आएगा, ठीक है, बट उसको भागना पड़ता है। मेरे सिस्टम में मैंने ब्यूटी क्या बनाई थी कि जब तक मेरा QR कोड यूज कर रहा है ऑटोमेटिकली मैं पैसे काट लूंगा, ठीक है। हाँ, अब उसमें रिस्क ये है कि मेरा QR कोड उसने साइड पे रख दिया, पेटीएम पे लगा दिया, ठीक है, तो वो इंटेंशन का इशू हो गया, वो मैकेनिक्स का इशू नहीं है कि भाई ठीक है इसकी इंटेंशन ही नहीं था। दूसरा, 36% का मार्जिन का धंधा है यार। अब भगवान ने तो ना लिख के दिया कि 2% से ज्यादा डेलिक्वेंसी नहीं हो सकती। मेरी थी डेलिक्वेंसी 6% की, पर मैं छाती ठोक के बोलता था 6% की डेलिक्वेंसी के बाद भी मैं 30% का मार्जिन बना रहा हूँ। बैंक 4% का मार्जिन बनाता है, मैं बैंक से 6 गुना 7 गुना मार्जिन बनाता हूँ। तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो या तो आप, मैं अगर मान लेता ना कि नहीं यार स्टैंडर्ड 2% है, तो फिर मैं अपनी गला घोट के बैठ जाता कि 2% कलेक्शन, 2% ज्यादा नॉन कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं भी रिस्क के लोन देता, धीरे धीरे इसको नहीं देना उसको देना है, एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है। बट मेरे को 36% पे अगर बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो जिंदगी कब करेगा? 6% का डेलिक्वेंसी है, हाँ है, बजाज का 2 होता है, हाँ जी होता है, मेरा बजाज से 3 टाइम है, पर मेरा मार्जिन भी तो देखो। रेगुलेशन लिखी हुई है 60 साल पहले, और टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे निकल चुकी है, रेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब लोन देने के लिए मैं NBFC का लाइसेंस यूज कर रहा हूँ, पैसा अंदर लेने के लिए एक P2P NBFC का लाइसेंस आता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग, मैं वो यूज कर रहा था। तो बट मेरे को भी रियलाइजेशन ये थी कि यार मैं, अगर मेरे साथ कोई भी बैठ जाता ना, RBI वाला या कोई वकील, मैं उसको समझा सकता था कि देख मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ टिक करके, बट अगर मैं पीछे उठ के बैठ के देखता ना, तो मेरे को ही दिख रहा था कि मैं तो बैंक चला रहा हूँ, बैंक का लाइसेंस ही नहीं है। इसीलिए 2021 में मैंने PMC का बैंक भी खरीदा, क्योंकि मेरे को पता था कि यार मैं अपनी स्पीड से ही बहुत आगे भाग रहा हूँ, अपनी औकात से बहुत आगे चला गया हूँ मैं, और मेरे को धंधे को प्रिजर्व करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस चाहिए होगा। बिकॉज किसी दिन तो कोई शाणा निकलेगा ना, उठ के बैठेगा, भाई तू कर क्या रहा है, तू चला तो बैंक ही रहा है ना। हम तेरे को ये पूछते तू लोन कैसे दे रहा है, तू बोलता है NBFC, हम बोलते हैं डिपॉजिट कैसे ले रहा है, तू बोलता है P2P, बट कुल मिला के तू क्या कर रहा है? तो मैंने PMC बैंक खरीदा था। इनफैक्ट 10 लाख डिपॉजिटर के पैसे फंसे हुए थे, वो मैंने निकाले। अब उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। PMC बैंक आपको पता नहीं कितने लोग जानते हो नहीं, बट एक कोऑपरेटिव बैंक था, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक था इंडिया का। 10,000 करोड़ के डिपॉजिट थे, 10,000 करोड़ रुपए कैश या लोन होना चाहिए था दूसरी से। वो एक बदावन साहब थे, खिलाड़ी बॉम्बे के रियल एस्टेट के, वो खा गए 7,000 करोड़, ठीक है। तो बैंक पड़ा है, 10,000 करोड़ के डिपॉजिट है, कैश पड़ा है 3,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए गुल है। और RBI उस बैंक को लेके जा रहा है, कभी कोटक के पास, कभी ICICI के पास, कभी HDFC के पास, कि बचा लो इसको। और सब बोल रहे हैं हमको क्या मिलेगा इसमें, हम क्यों बचाएं? और वैलिड पॉइंट भी है, लॉजिक क्या है बचाने का। अब
मैं आज मेरे से पहले आज तक किसी फिनटेक में किसी को बैंक लाइसेंस नहीं मिला है। जो पेटीएम के पास बैंक लाइसेंस है ना वो फुद्दू लाइसेंस है। उसमें आप डिपॉजिट ले सकते हो और गवर्नमेंट को दे सकते हो, लोन नहीं दे सकते उसमें। तो पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में वो प्रॉब्लम है। तो अब जसपाल बिंद्रा सेंट्रम के मेरे पास आए, दोस्त थे मेरे, बोलते हैं कि बैंक अवेलेबल है, क्या करना है, 7,000 करोड़ रुपए का गैप है। मैंने बोला अच्छा गैप तो है, लाइसेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा? उन्होंने बोला लाइसेंस तो मिलेगा यार, प्रॉपर मिलेगा लाइसेंस तो मैंने बोला चलो अगर लाइसेंस मिलेगा ना कुछ बनाते हैं। तो अब इंडिया में ना क्या है कि जब तक मांगोगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आरबीआई के पास गया, मैंने बोला मेरे को एक बात बताओ, सारे डिपॉजिट इंडिया में सिक्योर्ड है, मतलब इंश्योर्ड होते हैं कि कल को आपने पैसा रखा है एक अकाउंट में, बैंक डूब गया, सरकार मतलब आरबीआई 5 लाख रुपए तक के आपको इंश्योरेंस है कि आपका 5 लाख रुपए तक का अगर पैसा है आपको मिलेगा वापस। तो मैंने बोला यार एक बात बताओ, तुम तो गेम कर रहे हो, चलो 5,000 करोड़ रुपए तो आरबीआई ने देना है मेरा। तो कह रहे हाँ देना है। तो मैंने बोला फिर बता क्यों नहीं दे? अब मजे की बात सुनो, आपको लगेगा आरबीआई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ढंग के लोग चला रहे हैं। आरबीआई ने 75 साल में हिंदुस्तान में सब बैंक से प्रीमियम ले लिया इंश्योरेंस देने का, उनके यहाँ पे क्लेम का सेक्शन ही नहीं है। तो मैं उनके पास गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ जी मेरे को खरीदना बैंक, मेरा 5,000 करोड़ का क्लेम बनता है। आरबीआई बोल रहा भाई ये कौन देखता है, देखो ढूंढो दफ्तर में, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? मैंने बनवाया वहां पे कि मेरे 5,000 करोड़ रुपए देने, पहले को बंदा बैठाओ यहाँ पे, क्लेम तो दो। तो 5,000 करोड़ रुपए आए तो फिर 2,000 करोड़ का गैप रह गया। 2,000 करोड़ रुपए पे हमने गेम खेल ली, किया ठीक है 2,000 करोड़ रुपए लगा के हमको एक बैंक का लाइसेंस मिल रहा है, जो कि अदरवाइज हमको 10 साल बाद मिलता, और मिलता भी या नहीं मिलता क्या पता, उस टाइम मोदी जी कोई और बैठा है, किसी का क्या सिर फिर गया। तो हमने बोला चलो ये गेम खेल लेते हैं। बट पीएमसी बैंक में 10 लाख लोग डिपॉजिटर का पैसा मैंने वापस कराया। इंडिया में स्टार्टअप का क्या फ्यूचर रहता है? मेरे को मतलब जनरली एक बात समझ आती है कि कस्टमर बिहेवियर की गेम है। इंडिया में कस्टमर के हाथ में मोबाइल चिपक गया है, आप जितनी मर्जी कोशिश करो नहीं हटा सकते। आप अपना, मेरा कंजम्पशन ऑफ टाइम ऑन मोबाइल दिन में 6 घंटे होगा, ठीक है, आपका भी अलग अलग हिसाब से आप अपना ट्रैक भी कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा किसी का 3 घंटे 2 घंटे से कम है ही नहीं टाइम स्पेंड करना। तो जब मोबाइल आपकी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है, तो किसी भी कस्टमर को पहुंचना मोबाइल के थ्रू सबसे आसान है, और वो मोबाइल के थ्रू पहुंचना टेक्नोलॉजी की गेम है। तो फ्यूचर तो वही है, हम चाहे माने ना माने, जितना मर्जी हम बोलें कि यार फिजिकल वर्ल्ड है और जो मोबाइल का वर्ल्ड है वो धीरे धीरे मोबाइल पे ग्रेविटेट होता जा रहा है। आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, क्रिकेट ले लो आप, ठीक है, मैंने बहुत क्रिकेट स्पॉन्सर किया, मैं इस टाइम की वर्ल्ड कप का भी स्पॉन्सर था, पता नहीं आपने देखा होगा, भारत पे कि वो लगे होते थे साइड पे। टेस्ट मैच ना आपको स्पॉन्सर मिलेगा, ना आपके टीवी राइट्स बिकने वाले हैं, ना आपका कभी स्टेडियम भरने वाला है। ओडीआई फिर भी चलो स्पॉन्सर मिल जाएगा टीवी का, स्टेडियम तो तब भी नहीं भरने वाला। T20 में स्टेडियम भी भर जाएगा, स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, आईपीएल भी चल जाएगा। तो लोगों की ना कंजम्पशन स्पैन बहुत छोटे होते जा रहे हैं। मतलब अब एक कुछ T10 की गेम भी शुरू होगी दुबई में 10 ओवर की, ठीक है, तो अब ना लोगों को बहुत सारी चीजें कंज्यूम करनी है छोटे छोटे टाइम में। मूवीज देख लो आप, पिछले साल से जितनी पिक्चरें आ रही पिट रही, जितनी, मतलब बड़े से बड़ा मूवी स्टार अक्षय कुमार, मतलब जिस सबसे बैंकेबल मूवी स्टार बोलते थे, उसकी पिछली 4 पिक्चरें फ्लॉप है। यूट्यूब पे कोई बैठ के रील बना रहा है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा उस लड़के का, उसके 2.5 करोड़ व्यूज होंगे। तो मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रही है मोबाइल की तरफ से, एंड उसकी वजह से जो टेक पे काम कर रहे हैं वो मेजरली स्टार्टअप्स ही हैं, यंगर बच्चे हैं, वो फाउंडर भी यंग है, उनकी टीम भी यंग है,
और वो मोबाइल को मतलब मोबाइल फर्स्ट चीजें बना रहे हैं कि यार मेरे को मोबाइल पे बेचना है, बाकी सब छोड़। तो फ्यूचर तो वहीं पे है। Any more questions? See, मेरे को क्या लगता है ना कि एक तो मेरे को अंग्रेजी से घिन है थोड़ी। उसका रीजन क्या है कि नॉर्मली क्या है कि ना एक हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है, चलन है कि डिग्री का खा लो कि यार तुम IIT दिल्ली गए थे, IIM अहमदाबाद गए थे, कोई भी कंपनी तुमको नौकरी दे देगी, कोई भी सीनियर पोजीशन पे बैठा देगी, काम करो ना करो, ठीक है, पैसे तो आ ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारे लोग डिग्री का खाते हैं कि कुछ डिफरेंट नहीं करना, ठीक है यार 3 साल यहाँ नौकरी करूंगा, मेरे को प्रमोशन कर देंगे तो ठीक है, वरना दूसरी कंपनी चले जाऊंगा, डिग्रियां तो है ही अपने पास। मेरे को ना डिग्री का खाने में घिन है कि मेरे को यार डिग्री मतलब कुछ तुमको सीखने को मिला है, उससे कुछ बना लो, ठीक है, उसको वो एंड प्रोडक्ट नहीं है, लोग उसी को बेच बेच के खा रहे हैं। एंड जो डिग्री में का खाने का होता है ना, वो कभी सीधी बात नहीं करेगा। वो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं बनिया फैमिली से नहीं आता, बट मेरी वाइफ वो जैन है, मित्तल है, बनिया है, वो बनिया फैमिली में सीधी बात होती है, हिंदी में बात हो रही होती है कि यार धंधे में इतने पे आया, इतने पे माल गया, इतने का माल लटका हुआ है, इतने पैसे लेने हैं, सीधी बात होती है हिंदी में, सबको समझ आती है। अब जस्ट बिकॉज मैं टेक का बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस की फंडामेंटल तो चेंज नहीं हो गए, फंडामेंटल तो वही है ना, सस्ते पे खरीदना है, महंगे पे बेचना है, 12 पे खरीदना है, 36 पे 48 पे पैसा बेचना है, यही धंधा है ना मेरा। अब मैं इसी को इंग्लिश में बोलता रहूँ, आई हैव 48% IRR, राइट, आना आपको समझ आएगा ना, मैं कुछ भी बोल के चला गया, बोल गया ठीक है, बड़ा आदमी कुछ बोल गया, सुन लेते हैं, बट मतलब उसमें नहीं है ना, कनेक्ट नहीं आता। मैं अगर मैं शार्क टैंक में जाके अंग्रेजी झाड़ रहा होता, ठीक है, कोई मेरे को मिस नहीं करता अगले सीजन में, बोलते ठीक है आया था, चला गया हमारी वजह से। तो आपको अगर अपने आप को ऑनेस्ट रहना है, मेरे को लगता है थोड़ा तो ग्राउंडेड रहनी पड़ेगी। एंड हवा में मेरे को हमेशा ही लगता है सेकंड जनरेशन उड़ती है, पहले जनरेशन जिसने बनाया होता है वो कभी भी हवा में उड़ ही नहीं सकता, वो उसने तो इतने धक्के खाए हैं कि उसको पता है कि यार मैं किसको झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तो सेकंड जनरेशन का तो बात चुपती है। एंड मेरे को समझ भी आती है कि हर बढ़िया बिजनेस मेरे को लगता है धंधा हम तरीके से चला रहे हैं, ठीक है, हमारी मेहनत भी लग रही है, हमारा कैपिटल भी लगा हुआ है, हमको 40-50 साल भी हो गए धंधा करते हुए, और ये नए लड़के आए, ये 2-3 साल में कुछ बना देते हैं, बैलेंस शीट खोल के देखो तो 1000 करोड़ का लॉस होता है साल का, और वैल्यूएशन खोल के देखो तो कुछ भी होती है, मतलब जो भगवान मेरे से है। सी आप एक चीज समझो, मैं इसको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, अगर आपने स्टील का प्लांट लगाना है या पावर प्लांट लगाना है, पहले 6 साल तो आप प्लांट ही लगा रहे हो, ठीक है, बट आप उसको अकाउंटिंग में बोलते हो केपेक्स कर रहा हूँ, कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, ये बाद में कमा के देके जाएगा। टेक्नोलॉजी में क्या है कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो लॉस की तरह दिखता है शुरू में, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई बिल्डिंग बनाने में, कोई प्लांट बनाने में नहीं हो रहा, वो बिहेवियर चेंज करने में हो रहा है कंज्यूमर का। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, जोमैटो बनाया दीपेंद्र ने, जोमैटो कोविड तक, ठीक है, बिजनेस समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने भी ग्रोसरी का धंधा चलाया, और मेरे को मैंने ग्रोफर छोड़ा इसलिए था, मेरे को इकोनॉमिक्स ही नहीं समझ आने लगी एक टाइम के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या थी कि एवरेज ऑर्डर साइज आता था मेरा 1200 रुपए का, ठीक है, अब 1200 रुपए के अगर मैं ग्रोसरी बेच रहा हूँ, 15% मार्जिन तो मालूम ग्रॉस मार्जिन, इससे ज्यादा तो दुकानदारी में ही नहीं, तो 180 रुपए का मेरे पास मार्जिन है, 180 रुपए में मेरे को उसके घर में भी पहुंचाना है, तो लास्ट माइल डिलीवरी की कॉस्ट भी लगेगी, मेरी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी लगेगी, और जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो भी है, मेरी वेयर हाउसिंग और लास्ट माइल की कॉस्ट मिला के 180 रुपए से ज्यादा आती थी, तो हर ऑर्डर पे मैं पैसा खोता था, बट फिर मैं बिजनेस क्यों चला रहा था, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर लोगों को आदत पड़ गई घर पे बैठे ग्रोसरी आने की, तो ये जो 1200 रुपए का ऑर्डर साइज है ना, ये एक दिन 3000 का पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है, एंड इसलिए तुम इनिशियली लॉस उठाते हो कि चलो ठीक है यार, अभी कस्टमर को थोड़ा और यूज टू होने दो। फिर जोमैटो के केस में क्या हुआ,
कोविड तक जोमेटो यूज कौन करता था? जो बच्चे ऑफिस जाते थे ना, आईटी में कोई लड़का काम कर रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, वो घर से खाना नहीं लेके जाता, वो वहां पे जाके एक रोल मंगा लेगा। यार रोल कितने का मंगा लेगा? 120 रुपए, 150 रुपए का। 150 रुपए का रोल आ रहा है, जोमेटो को कितने मिल रहे हैं? 33 रुपए मिल रहे हैं उसको, जोमेटो को। उसकी लास्ट माइल की डिलीवरी कॉस्ट, जो कि मतलब वो बंदा रेस्टोरेंट से उठा के मेरे घर तो बाद में आप पहुंचा, पहले तो दफ्तर ही जाते थे मोस्टली के वो ऑर्डर, वही 60 रुपए थी, ठीक है? तो मैं 37 रुपीज पर ऑर्डर लूज कर रहा हूँ। आप दिन की 1 लाख ऑर्डर कर रहे हो तो 37 लाख रुपीज लूज कर रहे हो, तो आपके लॉसेस बढ़ते रहे। बट इन बिजनेस में होता क्या है, जब काया पलटती है ना, ओवरनाइट पलट जाती है। जोमेटो का आईपीओ भी क्यों हुआ आप समझो। कोविड आया, 1 महीने तो जोमेटो का ये हाल हो गया कि बंद, मतलब 10 साल धंधा चलाने के बाद ये इसके पैसे खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। कोविड में क्या हुआ, लोग ऑफिस जा नहीं रहे थे, तो लोगों ने घर ऑर्डर करने शुरू किए। अब घर ऑर्डर करने जब शुरू करें तो आप फैमिली के लिए भी ऑर्डर कर रहे हो, आप अकेले बैठ के रोल नहीं खाने वाले, तो ऑर्डर साइज जो 120 रुपए था वो 400 रुपए पहुंच गया। अब दूसरी बात, रेस्टोरेंट का अपना बिजनेस बंद पड़ा है, कोई वॉक इन हो नहीं रहा। 22% जो लेता था जोमेटो, उसने 30% कर दिया। तो अब मेरे को एक ऑर्डर पे जब 33 रुपए बनते थे, मेरे 1200 रुपए बनने शुरू, सॉरी 120 रुपए बनने शुरू हो गए। 120 रुपए में 60 रुपए की कॉस्ट है, वो भी थोड़ी कमानी शुरू होगी, बिकॉज ड्राइवर को भी समझ आ गया यार कोई नौकरियां है नहीं, ये जोमेटो को ऑर्डर डिलीवर करते हैं, 40 रुपए 50 रुपए जो मिल रहे करते हैं, तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो गई। तो हर कोई जो वैल्यूएशन दे रहा है ना, वो इसीलिए दे रहा है कि फ्यूचर में एक दिन जाके ना इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होगी तो दबा के पैसा आएगा। और केसेस भी हैं, आप देख लो गूगल, आप Amazon देख लो, ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, कौन सा बड़ा बिजनेस है, फेसबुक, जियो। हाँ चलो जियो तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, हाँ इंडिया कनेक्टेड। हाँ, बट ये 3 बड़े बिजनेस भी देखोगे टेक के, शुरू में सबके लॉसेस थे, दबा के लॉसेस थे, पर जब बाद में पैसा आना शुरू हुआ, ये सबसे ज्यादा कैश जनरेट करते हैं वर्ल्ड में, तो फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज की डेट में वैल्यूएशन मिल रही है। कुछ 68 कंपनीज में पैसे डाले थे टोटल मिला के। तो खुशखबरी तो ये है कि कोई भी अभी तक डूबी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि 68 में से कोई एक कंपनी बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं उसमें, बट शार्क टैंक में प्रीडोमिनेटली ना कंज्यूमर साइड वाले बिजनेस ज्यादा आते थे, जिनको D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बट FMCG टाइप बिजनेस ज्यादा आते थे। तो कुछ बिजनेस तो काफी अच्छा कर रहे हैं। एक पता नहीं आपने देखा होगा, एक स्किपी करके आया था, वो हाँ वो चुस्की वाला, तो वो फ्रोजन एक चुस्की बेचता था। वो जब शार्क टैंक में आया था, उसका 4 लाख 5 लाख का बिजनेस था महीने का, अब उसका 1 करोड़ 60 लाख का बिजनेस है महीने का, तो उसने 40-50 टाइम ग्रोथ कर ली 1 साल में। एक टैक्स करके था चिप्स वाला, उसका बिजनेस भी 4 टाइम ग्रो कर दिया। तो मेरे एटलीस्ट मैंने जितने डाला था उनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ तो काफी अच्छे चल रहे हैं। बाकी 68 जो डील हमने फाइनल की थी, उसमें से सारी की सारी नहीं हुई है, 40-50 ही हुई। होता क्या है, वो डील पे आ गया, हमने डील दे दी, आप अपने फाउंडर देने वाली होगी, ठीक है? जब तक हम पैसा देने के लिए पहुंचे, पता लगा एक फाउंडर उठ के चला गया, उसने अपनी कंपनी खोल दी दूसरी कोई। कई बार क्या होता है, लालच आ जाता है, बंदा बोलता है यार नहीं, मैं आपको देख के घबरा गया था, मैंने आपको ये डील दे दी, मेरे को तो मार्केट में अच्छी डील मिल रही है इससे, तो मैं तो बोला भाई तुम मार्केट से ले रहे, फिर मेरे से क्यों लेने आया है। तो ग्लोबली भी क्या होता है कि जितनी टीवी पे डील दिखाई जाती है, एक्चुअली उसकी क्लोज 60% ही होती है, बिकॉज कोई ना कोई रीजन से नहीं हो पाती। वो जो 60% क्लोज हुई है, एटलीस्ट 1 साल में वो रीजन कर रही है। और ये जो आप लोग को कोई जरूरत है मेरी, बहुत समझ नहीं आ रहा, कोई को फाउंडर से लड़ाई हो गई, कोई इन्वेस्टर से पंगा हो गया, कोई पुलिस वाला आ गया तंग करने के लिए, जो चीजें तुम किसी से शेयर नहीं कर सकता, और या किसी का सॉल्यूशन नहीं होगा, किसी एक फेलो फाउंडर से शेयर कर सकता है, उसके लिए आ जा। बट मैं बैठ के तुम्हारा धंधा नहीं चला सकता, मतलब या तो मैं पैसा लगाऊंगा या मैं धंधा चलाऊंगा, मैं दोनों चीजें तो नहीं करने वाला। अगर धंधा ही चलाना तो फिर मैं ही कर लेता हूँ।
बहुत बहुत थैंक यू अश्विनी भाई, शुक्रिया जी को बुलाने वाला था और इनको दमानी साहब को बुलाने वाला था, तो फेलिसिटेट मैं बोलूंगा, आइए धन्यवाद देने के लिए।